गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैम पेज नंबर 49 सन 1938 आज की तासिका में हम ये पढ़ने वाले। बहुत अच्छा लगा बेटा आपका ये सुझाव है रियली में, क्योंकि ढूंढने ढूंढने में बहुत समय चला जाता है और खास तौर पर इसके साथ भी चला जाता है कि हम लोग पीछे चले जाते हैं। बढ़िया, पूजा आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। आशीष भी हमारा आपके साथ है। ओके 49 पेज पर आए थे हम लोग। यस मैम। सन 1938। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने कहा 1938? मैम मैं ही हूँ, मैंने ही बताया। अच्छा आप ही हो। हमने कहा कि मैम कल आपने बोला था ध्यान रखना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाँ क्योंकि वही अगर पीछे चले जाते हैं तो टाइम निकल जाता है मैम। सही बात है। चलिए कल की तासिका में हम अब ये जो चल रहा है दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसे समझना चाहिए आपको कि एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को याद कर रहा है। ओके, और अमृतलाल नागर जी ने अपने जीवन में रामविलास शर्मा को अपना आदर्श माना था, और खास तौर पर उन्होंने निराला जी को, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनको भी उन्होंने आदर्श माना। और जब उनकी और उनकी गहरी मुलाकात हो गई, मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई, अब देखिएगा कि वो दोनों कितने निकट आ गए, और इतने निकट आ गए कि उन दोनों का 30 बरस का साथ रहा। मतलब 1-2 बरस का साथ होता तो शायद हम समझ पाते, लेकिन उनका 1-2 बरस का न होते हुए पूरे 30 बरस का साथ था। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा अपने संस्मरण को, 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा। अब हम लोग चलते हैं कि 1948 में उन्होंने कौन कौन सी 38 में उन्होंने कौन कौन सी रचनाओं का निर्माण किया, पत्र पत्रिकाओं का निर्माण किया। तो सन 1938 में मैंने साप्ताहिक पत्र चकल्लस का आरंभ किया। आपको ध्यान में रखना है कि चकल्लस पत्रिका है, और चकल्लस का आरंभ कब किया? उन दिनों बनारस से हास्य रस का एक पाक्षिक पत्र खुदा की राह पर निकल रहा था। मैंने बनारस में ही अपने मित्र स्वर्गीय पुरुषोत्तम दवे ऋषि के सुझाव पर पाक्षिक अल्लाह दे नामक पत्र निकालने की योजना बनाई। लखनऊ आने पर इस नाम के पत्र के 3 अंक निकाले, पर यह नाम मुझे पसंद न था। मित्रों को भी इस नाम से सख्त चिढ़ थी, और उन्होंने मेरा मजाक भी उड़ाया। उन्हीं दिनों अपना संघर्ष पत्र समाजवादी पार्टी को सौंपकर उसकी प्रकाशन योजना के साथ ही साथ श्री नरोत्तम नागर मेरठ से लखनऊ आ बसे थे। यहाँ संघर्ष वालों से उनका कुछ संघर्ष हो गया और वे उस पत्र से अलग हो गए। वे बेकार थे। हम सब योजनाएं बनाई कि पत्र तो हास्य और व्यंग का ही निकाला जाए, लेकिन उसे तो एक पाक्षिक के बजाय साप्ताहिक बनाया जाए, और दूसरे अल्लाह दे जैसे भोंडे नाम के बजाय कोई अच्छा और मजेदार नाम दे दिया जाए। देखिएगा पत्र पत्रिकाओं का भी नामकरण चलता, जैसे हंस या पत्रिका आती है तो अलग अलग युगवाणी निकलती थी। तो इस प्रकार के कई नामकरण के साथ साथ नाम आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह दे नाम का जो साप्ताहिक उस जगह पर निकला था पाक्षिक पत्रिकाओं के माध्यम से, तो यहाँ पर उनका कहना है कि वह साप्ताहिक के माध्यम से निकाला जाए, और दूसरे जो अल्लाह दे यह नाम है, तो यह नाम न रखते हुए कुछ मजेदार व्यंग्यात्मक नाम वहां पर दे दिया जाए, ऐसा उन सभी लोगों ने सुझाव किया। यहाँ तक क्लियर हुआ बिटिया आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई परेशानी है? नहीं। समझ में तो आ रहा है सभी को? यस मैम। आगे बढ़ना है? जी मैम। ओके। मेरी पुरानी एक डायरी के अनुसार 2 जनवरी 1938 को सर्वश्री निराला, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नरोत्तम प्रसाद नागर आदि मेरे यहाँ पधारे थे। बड़कवन केर मुहलगे के तौर पर शायद तो एक लोग और भी होंगे, क्योंकि मैंने इन नामों के साथ साथ आदि शब्द भी लिख छोड़ा है। मैंने अपनी एक नई कहानी सुनाई। पत्र निकालने के प्रस्ताव पर भी इसी दिन बातें हुई। डायरी के अनुसार आपको शायद इसके पूर्व हमने आपको बताया था कि आपको भी आपकी पर्सनल डायरी लिखने आनी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन डायरी जिसे हम लोग कहते हैं कि आज दिन भर हम किन किन लोगों के साथ बात किए, कैसे बात की, किस स्वरूप में बात की,
किस व्यक्ति ने क्या कहा, दैट्स कॉल्ड डायरी। और जब ये डायरी हम लोग पिछले 10 सालों की निकालते हैं तो याद आ जाता है फिर से एक बार वह दिन कि हमारे साथ कौन सी घटना घटी थी और हमने उसका उपादान क्या किया था। उसके साथ साथ हम अपने पुरानी यादों को भी संस्मरण के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। ये जो साहित्यकार है, ये जो रचनाकार होते हैं, वो इसी प्रकार की डायरियों को लिखते हैं और उनकी जो डायरियां हैं वह उसके उनके मृत्यु के पश्चात वह संस्मरण का जीवनियों का स्वरूप धारण कर लेती है। मैंने अपनी एक कहानी सुनाई, पत्र निकालने के प्रस्ताव पर भी इस दिन बातें हुई। डायरी के अनुसार उसी दिन बंधुवर नरोत्तम जी से पत्र के संपादन के संबंध में तय किया। एग्रीमेंट का मसौदा भी उसी दिन बना। पत्र का नाम उस दिन निश्चित न हो सका। 6 जनवरी को स्वर्गीय पंडित रूप नारायण जी पांडे ने मस्करा नाम सुझाया। सबको पसंद भी आया। मतलब अल्लाह दे के नाम पर एक नामकरण जुड़ गया, मस्करा। रामविलास को ये नाम पसंद था, पर मस्करा से चकल्लस नाम उन्हें अपने मन ही मन अधिक जच रहा था। इसका एक कारण था। स्वर्गीय बलभद्र दीक्षित पढ़िस अवधि भाषा के बहुत ही अच्छे कवि थे। निराला गोष्ठी के एक सम्मानित सदस्य थे। आयु में वे हम लोगों से काफी बड़े थे, पर उनका लेखन काल हम लोगों के साथ ही आरंभ हुआ था। वे मेरे और रामविलास शर्मा के अनन्य मित्र में से थे। बैसवारी अवधि में उनकी कविताओं का एक संग्रह चकल्लस नाम से उन दिनों ताजा ताजा प्रकाशित हुआ था। देखिएगा दोस्तों, अब नामों के साथ कैसी चर्चा चल रही है। कोई कहता है कि चकल्लस रख दो, कोई कहता है अल्लाह दे रख दो, कोई कहता है मस्खरा रख दो। अभी नामों के साथ जो हिस्ट्री जुड़ती है ना, मतलब हर एक के माइंड की जो हम सोचे कि सोचने की जो प्रविधि होती है अलग अलग होती है। कोई कहता है कि इसे ले लो, कोई कहता है उसे ले लो। देखते हैं दोस्तों कि आगे कौन सा नामकरण तय करते हैं। रामविलास ने उसी नाम को आगे बढ़ाया। भाई मस्करा नाम है तो अच्छा, मगर चकल्लस में जो बात है वह उसमें नहीं आती है। क्योंकि आपको बता दें कि रामविलास शर्मा और निराला जी, इन दोनों की बहुत बनती थी। तो सर्वसाधारण तौर पर जो अच्छे दोस्त होते हैं, एक दोस्त को जो पसंद है दूसरा दोस्त उसी को आत्मसात कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो जैसे ही रामविलास शर्मा और उनके जो मित्र थे निराला जी, तो निराला जी ने जैसे ही चकल्लस की बात कही तो तुरंत रामविलास शर्मा जी ने भी उसे अपनी अनुमति प्रदान कर दी। तो 7 जनवरी को गोविंद ने बताया कि निराला जी के हिसाब से मस्करा नाम ठीक नहीं है, चकल्लस लाभदायक है, यही रखा जाए। वसंत पंचमी के दिन उसे प्रकाशित कर देने की योजना बनी। बड़े जोश के साथ हम लोग काम में लगे। स्वर्गीय गोविंद बिहारी खरे, रामविलास शर्मा और स्वर्गीय बलभद्र दीक्षित पढ़िस ने मुझे नरोत्तम नागर को जैसा हार्दिक सहयोग दिया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। गोविंद ने बीकॉम पास किया था और उन दिनों बेकाम भी थे। बीकॉम और बेकाम दोनों डिग्रियां जैसे मिलजुलती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बीकॉम बेकाम के जैसा होता है। मतलब बीकॉम करने के पश्चात मनुष्य बेकाम हो जाता है, काम नहीं मिल पाता है। लेकिन गलत बात है, ऐसा केवल मानना है, सोचना है। जो बच्चे बीकॉम कर चुके हैं वह यदि जीडी सियाणी और अकाउंटेंसी इसमें यदि होशियार होते हैं तो हम बड़े कंपनीज की यदि बात करते हैं, जैसे कस्तूरी बिल्डर्स हैं, अलग अलग कंपनीज की यदि बात करते हैं तो उन कंपनियों अकाउंटेंट की बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हो जाती है। तो बीकॉम बेकॉम नहीं कहलाएगा। गोविंद ने बीकॉम पास किया था और उन दिनों वह बेकाम भी थे, मतलब उन दिनों में उनको नौकरी नहीं थी। उन्होंने दफ्तर और हिसाब किताब संभाला था। नरोत्तम ने इलाहाबाद जाकर कलाकार वागची में से पत्र के बड़े ही सुंदर डिजाइन बनवाए। मैंने प्रेस, कागज आदि की दौड़ धूप में मन लगाया और हमारा कोतवाल यानी रामविलास मैटर संजोने में लग गया। यूं तो पत्र के संपादक मैं और नरोत्तम थे, पर इलाहाबाद जाते समय मैटर को तरतीब देने का भार नरोत्तम रामविलास को ही दे गए। वो जोश के दिन अपनी याद से इस समय भी मेरे मन को वही पुरानी फुरफुरी दे रहे हैं कि यह कुछ नौजवानों का जोशीला सामूहिक प्रयत्न था। मतलब देखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि बड़े तो सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन बड़े लोग अपना उत्तरदायित्व अपने उन बच्चों के कंधों पर छोड़ना चाहते हैं जो कि आज की युवा शक्ति है। क्योंकि आज की युवा शक्ति
क्या नहीं कर पाती। जैसे कि हम सभी लोगों ने युवाओं से संबोधन के माध्यम से जान ही लिया, पहचान ही लिया कि आज की युवा अवस्था में जो व्यक्ति रहता है वो हर कुछ चीज को प्राप्त करता है और वो करना भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी एक नौजवान जोशीला सामूहिक प्रयत्न से ये सारी कार्य हो जाते हैं। पैसा भले ही मेरा लगा हो, पर इनमें से एक भी ऐसा न था जो पत्र को अपने मिल्कियत न समझता हो। पैसे की अहर्ता महत्वपूर्ण होकर भी उद्देश्य की निष्ठा के आगे बहुत छोटी हो जाती है। पैसा महज एक मशीन है जिसमें हम तरह तरह की उपयोगी कामों का ताना बाना बुनते हैं। पैसों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं बेटा सभी लोग। यदि जितना पैसा होता है उतनी उस व्यक्तित्व की जो हम कहें कि झांकी होती है, वह प्रस्तुत होती हुई दिखाई देती है। लेकिन पैसा केवल एक मशीन मात्र है, महज मशीन है जिसमें हम तरह तरह के उपयोगी कामों का ताना बाना बुन सकते हैं। चकल्लस प्रकाशन के दौर में अपने इन सब बंधुओं की कृपा से मेरी सामाजिक दृष्टि निखरी। मेरे वातावरण में व्याप्त महाजनी और सामंती सभ्यता के कुसंस्कार चकल्लस प्रकाशन के दौर में खूब खूबी दूर से दूर हुए, और उसके लिए मैं अपने इन बंधुओं का ऋणभार कभी अपनी चेतना से उतार नहीं सकता। चेतना की बातें जागृति ने आपको कही थी कि मनुष्य की आंतरिक चेतना को कैसे जागृत किया जाता है। और देखिएगा कि जब मनुष्य की आंतरिक चेतना को जागृत कर दिया जाता है तो यह आंतरिक चेतना क्या होती है और इसी आंतरिक चेतना के माध्यम से हम कैसे प्रेरित हो जाते हैं। यहाँ पर भी जो महाजनी और सामंती सभ्यता का जो कुसंस्कार होता है, जो हर एक व्यक्ति के मन में, माइंड में पूरी तरीके से फिट हो जाता है। देखिए दोस्तों कि जैसे संस्कार अपने बीच में होते हैं वैसे कुसंस्कार भी होते हैं, है ना। फिर वह ईर्ष्या हो, लालसा हो, या एक दूसरे के प्रति क्रोध हो, तो ये सारे कुसंस्कार जो सामंती सभ्यता और महाजनी सभ्यता के बीच में आते थे, तो यह चकल्लस का प्रकाशन का दौर जैसे आया, और जैसे ही इन बंदों के साथ रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर जी आए, तो अमृतलाल नागर जी के ये जो सामंती सभ्यता के जो कुसंस्कार थे वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो सके, और इसका मूल प्रयोजन इन बंधुओं को वो देना चाहते हैं। सच पूछा जाए तो विलास चकल्लस प्रकाशन के 1.5 वर्षों में ही मेरे अत्यधिक निकट आए। रामविलास शर्मा की बात कर रहे हैं। विलास उन्होंने कहा, इस शख्स में अपनी कुछ ऐसी खूबियां है कि मन से उतारे नहीं उतरती है। मतलब कुछ ऐसी खासियत है उनके व्यक्तित्व में कि जो मन से नहीं उतारी जा सकती है। निराला जी के समान नशेबाज गुरु का साथ और भाई फिर भी सांप अछूते बच गए। हम लोग जैसा कि आमतौर पर चार नौजवानों के मिल बैठने पर होता है, इश्क और हुस्न के रस बहाव में अपने आप ही बहलने और बदलने लगते हैं। रामविलास शुरू से प्रेम चर्चा शून्य रहे। मतलब उनको प्रेम चर्चा जो है वास्तविक तौर पर इश्कबाजी या हुस्न वाली बातें, रस रसाव, रस का बहाव, ये जो बातें होती है यह अधिकतर लड़कों के बीच में होती है, और खास तौर पर युवा शक्ति के बीच में। लेकिन ये जो चर्चा है या नौजवानों के मिल बैठने पर आमतौर पर जो चर्चा होती है तो वह इसके साथ बदलने लगते हैं। और रामविलास शर्मा जी शुरू से ही प्रेम चर्चा में शून्य रहे। मतलब उनको प्रेम चर्चा करना अच्छा नहीं लगता था। वे जब डट गए वह अंगद के पांव की तरह स्थिर हो गए। फिर सारी दुनिया आ जाए मगर उनको अपनी जगह से हटा नहीं सकती। मतलब उनको एक बार जो उन्होंने अपने दिल में ठान लिया बस उसको वो पूरा करने में माहिर हो जाते, चाहे जितने भी संकट क्यों ना आए। तो इस वाक्य से आपको यह याद रखना है कि आपके जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति टूट भले जाए मगर झुक नहीं सकते। ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है बेटा। ये वाक्य आपको आरसी के लिए पूछा जा सकता है, और आरसी का मतलब रूपाली चौधरी होता है ना पूजा। नहीं मैम, हाँ, रेफरेंस कांटेक्ट। हाँ जी। तो रेफरेंस कॉन्टेक्ट के साथ आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, संदर्भ स्पष्टीकरण। तो संदर्भ स्पष्टीकरण में वे जहाँ डट गए वहां अंगद के पाव की तरह स्थिर हो गए। फिर सारी दुनिया आ जाए। स्थिर यह शब्द है, स्थिर कर दिया। स्थिर होता है मतलब स्थायी रूप में होता है। सारी दुनिया आ जाए मगर उनको अपनी जगह से हटा नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति टूट भले जाए पर झुक नहीं सकते। मतलब देखिएगा कि अपनी चीज को, अपनी जो जिसे अपना ठान लिया है, ये अपना है, बस उसे अपनाने की जो प्रयास उनको करना है वो करते रहते थे। मैं रामविलास के इसी व्यक्तित्व से बंधा हूँ।
रामविलास के इसी बेसवारी अहम को आमतौर पर भ्रमित दृष्टियों से देखा गया। मतलब जब वो कोई भी व्यक्ति हो दुनिया भर का, जब अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए वो कार्य करता है या अपने मन की बातों को पूरा करने का प्रयास करता है, जो उसे ठान लिया उसे पूरा करने का प्रयास करता है, तो लोग उसे अहंकारी कहते हैं। भ्रमित दृष्टि से देखते हैं लोग उनको। लेकिन लोगों में यह भ्रम फैल गया कि राम विलास करे और ईमानदार तो है पर अकड़ू बहुत है, किसी से मिलकर नहीं चलना चाहते। देखिएगा, जब वह व्यक्ति अपनी दुनिया में कुछ कमाना चाहता है, अपनी दुनिया अपनी जज्बातों के साथ किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, बट वो अपने कामों में बहुत अग्रसर होना चाहता है, ऐसा व्यक्ति दुनिया से कुछ लेन देन नहीं रखता। तो जब वो अपने कामों को अच्छी तरीके से निपटाना चाहता है, तो क्यों कर वह दुनिया का लेन देन के बीच में फंसे, और जिस कारण वह अपने आगे ले जाने का प्रयास करता है, अपनी मंजिलों को पाने का प्रयास करता है, तो लोग ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति न कहते हुए अकड़ू कहते हैं, क्योंकि वो मिलनसार नहीं होते। मिलनसार लोग इसलिए भी नहीं होते हैं क्योंकि लोग अपनी उन्नति चाहते हैं, अपना कार्य करना चाहते हैं, और अपना कार्य करते समय लोगों की फालतू चर्चाओं में वो अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। और ऐसा ही हुआ कि रामविलास शर्मा जी अपना कार्य पूरा करना चाहते थे ईमानदारी के साथ, और जब वो अपना कार्य ईमानदारी के साथ करते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि बड़े अकड़ू हैं, लोग हमारे साथ बात नहीं करते, लेकिन बात करने का तरीका उनका कुछ डिफरेंट था। यह बात गलत है। रामविलास के समान विनम्र और विनयशील व्यक्तित्व मैंने कम देखे हैं, लेकिन उनकी विनम्रता, विनय उनकी मान्यताओं के आड़े कभी नहीं आते। हम शहरी लोग तकल्लुफ में अपने दोस्तों से एक जगह मन की शिष्टाचार भरी चोरी रखते हैं, या उनके दबाव में आकर अपनी मान्यताओं को मन में ही दबा जाते हैं। रामविलास में शहरी दुर्गुण नहीं है। देखिए, ये वाक्य भी आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बेटा। ये वाक्य भी आपको आरसी के लिए पूछा जा सकता है। हर हर कथेतर गद्य विधाओं का एक एक पार्ट हम आपको समझा चुके हैं, और पार्ट में जो वाक्य महत्वपूर्ण होता है उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं बेटा। ध्यान में रखिएगा, एक शब्द को भी ड्रॉप आउट बिना किए हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस वाक्य में उन्होंने कौन सी बात बताई कि जो शहरी लोग तकल्लुफ में अपने दोस्तों से भी एक जगह मन की शिष्टाचार भरी चोरी रखते हैं। एक वाक्य क्लियर हो गया है। आप यदि शहर के निवासी होते हैं तो हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से गुजारिश करते तो हमें माफ कर दीजिएगा। यह वाक्य हम हमारे शब्दों को हमारे पॉकेट से नहीं बताना चाहते, बल्कि ये सारे के सारे शब्द आपके कथेतर गद्य से लिए गए हैं और उन्हीं को आपको बताना है कि शहर के लोगों में, ग्रामीण अंचल के लोगों के साथ वो लोग बात नहीं कर पाते, क्योंकि जहां पर शहरी लोगों का जो तरीका होता है, या हम यूं कहे कि जो शहरी वातावरण होता है कुछ इसी प्रकार का होता है। आप तो खाना खाकर आए होंगे, लेकिन जब एक भूखा व्यक्ति अपने घर पर चला आता है, ग्रामीण अंचल की बात करें तो इतना भोजन ग्रामीण अंचल में होता ही है और होना भी चाहिए कि दो बंदे वहां पर खाना खाकर निकल जाए। तो इतना खाना ग्रामीण अंचल में आज भी बनता है। मतलब आप यूं मत समझिएगा कि शहरी निवासी जो लोग होते हैं, नगर में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो हर चीज को तकल्लुफ मानते हैं, मतलब तकलीफ के रूप में मानते हैं। यार इस समय में आ गया, फिर से एक बार खाना बनाने, तो ये जो तकल्लुफ वाली बात है ना, तो ये तकल्लुफ वाली बात केवल शहरी लोगों के दिल दिमाग में पाई जाती है, अक्सर पाई जाती है। ये बात बता रहे हैं। सभी लोग ऐसे होते हैं या हम बिल्कुल नहीं कहना चाहते। ओके, तो यहाँ पर जो ग्रामीण आंचल वाली बात है, जो ग्रामीण संस्कार है, जो हमारी परंपरागत पीढ़ियां जो उसे आत्मसात करती आ रही है, तो उन मान्यताओं को मन में ही दबा कर रखते हैं। कौन? तो शहरी निवासी लोग। वो खास तौर पर उन बुजुर्गों, मित्रों और छोटी की गलत बात पर राजी नहीं हो सकते हैं जिनके प्रति उनकी श्रद्धा, स्नेह और ममत्व होता है। मतलब देखिएगा कि गलत बात पर भी वो राजी नहीं होते, क्योंकि उनकी जिस पर श्रद्धा है, ममत्व है, स्नेह है। हम शहरी लोग ऐसे मौके पर बुरा मान जाते हैं। देखिएगा, आ गया ना वापिस यही बात की शहर के जो निवासी होते हैं वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत बार देखिए ऐसा, बहुत बार इंसिडेंट होता है कि हम ग्रामीण आंचल में जब रहते हैं ना, तो बिल्कुल ग्रामीण आंचल के लोग सीधे साधे भोले भाले होते हैं। मतलब देखिएगा कि आज भी यदि हमारे गांव में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि बहू कुछ शब्द कह देती है तो बस जूतों की मार पड़ती है उसे। लेकिन वही शब्द यदि शहर की निवासी होती है और वो यदि ग्रामीण आंचल में आकर कहती है तो उसे कुछ नहीं कहा जाता। ऐसा होता है।
क्यों? क्योंकि वो शहर की निवासी हो, कुछ भी कह सकते, लेकिन ग्रामीण अंचल की लड़कियों को, ग्रामीण अंचल की महिलाओं को ये सारी चीजें आज भी कहने के लिए बाधित माना जाता है। तो शहरी लोग ऐसे मौकों पर बुरा मान जाते हैं। खास तौर पर उनका विरोध हमें और भी बुरा लगता है जो हमारे निकट होते हैं। रामविलास सौम्य, गंभीर, प्रतिभावान और विचारक होने के कारण शहरी समाज के ऊंचे से ऊंचे लोगों की संगत में बैठने उठने के अवसर सहज ही पाते रहे। यहाँ पर आपको रामविलास शर्मा के व्यक्तित्व को रेखांकित कीजिए, ऐसा यदि सवाल पूछा जाता है तो यहाँ आप लोग लिख सकते हो कि रामविलास शर्मा सौम्य, गंभीर, प्रतिभावान और विचारक होने के कारण शहरी समाज के ऊंचे से ऊंचे लोगों की संगत में बैठने उठने के अवसर सहज ही पाते रहे। लोग उनके प्रति आकृष्ट भी होते रहे और उन्हें अपना स्नेह भी दिया। लेकिन ऐसों में ही अनेक व्यक्तियों से उनका यह भ्रम नाता आरंभ हुआ। इस भ्रम के लिए रामविलास अधिकतर दोषी नहीं माने जाते। हाँ, उनमें एक प्रबल दोष है। जब कोई उनसे बेजा तौर पर नाराज होता है तो वे ठेठ देहाती की तरह उसके टिलीलियों भी मुद्राओं में चिढ़ाने लगते हैं। देखिए, उन्होंने एक बात साफ तरीके से बता दी कि जो देहाती बात होती है ना, कि मतलब कैसे समझाए आपको, ग्रामीण अंचल की जो औरतें होती है ना, जब हम लोग बस में चले जाइएगा, अब यहाँ से निकलते हम लोग बस में बैठते हैं और बस में बैठने के बाद हम लोग यकीन करते हैं कि सीट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन बस 2 सीट पर दो लड़की, एक लड़कियां, छोटा सा लड़का और एक औरत बैठी हुई है जो ग्रामीण अंचल से है। और यदि हम उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मैम थोड़ा सा सरक जाइए ना आंटी प्लीज, क्या वो आपको जगह दे पाएगी? आपको क्या लगता है? जी मैम। दे देगी? आसानी से आपको देगी। दे देगी? क्या वो लड़की अपने बच्चों को गोदी में उठाकर, नहीं मैम, कोई कोई एडजस्ट कर लेता है लेकिन कोई कोई नहीं करता। एग्जैक्टली देखिए, कई बार ऐसा होता है, कई बार, मैम देगी लेकिन आसानी से नहीं देगी। हाँ, आसानी से नहीं देगी, लेकिन जब हम और थोड़ा सा खिसक जाइए, ऐसा यदि कहते हैं कि वो बैठने तो देगी लेकिन आपको उतनी जगह नहीं दे पाएगी जितनी जगह पर आप बैठ पाओ अच्छे से, है ना। और जब आप उसे रिक्वेस्ट करते हो कि आंटी और थोड़ा सा खिसक जाओ ना, उधर में प्रॉब्लम आ रही है, बाहर चले जा रहे पैर हमारे, आने जाने वाले पैर ठुकरा रहे हैं, ऐसा यदि आप लोग कहते हो तो बस वो अपनी देहाती बोली में ऐसा बोले कि आप वहां से उठ के बाहर चले जाओगे। होता है ऐसा। आपने कभी प्रयास नहीं किया होगा, आप तो जलगांव सिटी में रहते हैं यार, आपको बस वाली झंझटों से कभी देखा नहीं होगा, लेकिन अधिकतर ये कार्य होता है। तो देहाती जो भाषा है, ठेठ देहाती, टेली लीली ओ वाली मुद्रा में वो उस बच्चे को भी चिढ़ाते हैं जब इस प्रकार उन पर कोई नाराज होता है। जब वो चिढ़ता है तो ये और तेज होते हैं। रामविलास की तीखे व्यंग भरी पिसपिस वाली हंसी ने बहुत के कलेजों पर तलवार ले वार की है। रामविलास का क्रोध भीतरा है पर गुंदा नहीं। उनके क्रोध का बही प्रदर्शन आमतौर पर इनकी जहरीली हंसी और व्यंग वचनों के रूप में होता है। निराला जी क्रोध की तेज बाढ़ में विवश होकर बहते थे। अपने ढंग से मेरी भी ऐसी हालत होती थी, पर रामविलास क्रोध के बहाव में बहते नहीं बल्कि तैरते हैं। बहने वाला उनके इसी संयम से आतंकित होता है। रामविलास जब चिढ़ते हैं तब उनका तर्कजनित व्यंग और भी सत्ता है। देखिएगा, जब व्यक्ति चिढ़ता है ना, तब व्यक्ति चिढ़ने के बाद, ऐसा कहा जाता है कि जो सुंदर औरतें होती है वो चिढ़ती है तो वो और भी सुंदर लगती है ना। तो यहाँ पर भी रामविलास जी जब चिढ़ते थे तो तर्कजनित व्यंग सत्य थे, व्यंग कसते थे। जो व्यंग की रचना हमने सुनी थी, एक गोप कक्ष में हमने इसे प्राप्त किया था, याद आ रहा होगा आपको। बस, तो ऐसा ही व्यंग कस देते थे ऐसे आदमी पर। तो रामविलास शर्मा जी का चिढ़ना आप लोगों को समझ में आ गया कि वो चिढ़ते तो जरूर थे लेकिन क्रोध जरूर करते थे, लेकिन उनकी जो वाणी थी वो किस प्रकार का व्यंग कसती थी। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया बेटा?
आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या आपको समझ में आया? यस मैम। क्लियर हो गया? आपकी आज्ञा है आगे बढ़ने की? यस मैम। ओके, मुझे ठीक ठीक याद है। मैम। वसंत पंचमी के दिन, यस मैम। वसंत पंचमी का दिन ये हमारे कौन सा दिन होता है रे? वसंत पंचमी यानी कौन सा त्योहार वो बनाया जाता है, बताओ जरा जल्दी, समय नहीं है अपने पास। मैम होली। बहुत जल्दी बता पाए बेटा आप, बहुत बढ़िया। होली का त्योहार होता है, और होली का त्योहार क्या बताता है बताइएगा? होली का त्योहार हमें नए रंग रंगीली दुनिया में ले जाता है ना? ऐसा माना जाता है होली दिवाली नहीं होनी चाहिए और दिवाली होली नहीं होनी चाहिए। होलिका में जला देते हैं ना, होलिका में क्या क्या जलाते हैं हम लोग? याद कीजिए, होलिका में क्या क्या जलाते हैं और क्या क्यों जलाना चाहिए? बोल पाओगे? हम हेलो मैम। हाँ जी बोलो बेटा, तो मैम बोलिए बोलिए प्रियंका जी, आप हम सुन पा हेलो। हाँ जी बोलो प्रियंका। अंदर की बुराई बुराई को जलाते हैं। वेरी गुड। होली मतलब हमारे अंदर की बुराइयां को जलाया जाता है। बहुत बढ़िया। प्रियंका जी का नेटवर्क बहुत ही धीमे चल रहा है, जिस कारण वो बच्ची बता नहीं पा रही है, लेकिन जो चीजें उसने बताई कि हमें अपनी समस्त बुराइयों को जलाना चाहिए, तो एग्जैक्टली हम सभी अपनी बुराइयों को ही जलाते हैं वहां पर, कि अपनी बुराइयां कौन सी होती है और किस प्रकार की होती है। तो हम अपनी समस्त बुराइयों को कैसे नष्ट भ्रष्ट कर पाए? तो वसंत पंचमी के दिन चकल्लस आ जाइएगा, होली के उस त्योहार से यहाँ पर। तो वसंत पंचमी के दिन चकल्लस का पहला अंक निकला था, और यह कई सी चकल्लस आई शीर्षक से पहली कविता पंडित जी की थी। बल्कि बाकी सारा मैटर नरोत्तम, रामविलास और मैंने मिलकर लिखा। प्रायः हर अंक का अधिकांश मैटर हम तीनों ही पूरा करते थे। कई उपनाम रख लिए थे और खूब मजे ले लेकर लिखते थे। वे भी क्या मौज के दिन थे। रामविलास उन दिनों शायद एमए के अंतिम वर्ष में थे। यूनिवर्सिटी से लौटकर शाम को नित्य प्रति यहाँ आते। नाश्ता, चाय, हुक्का, पान चलने लगता। गप्पे लड़ाती, दूसरे अंक के मैटर की योजनाएं बनती, और कभी कभी तो हम लोग एक तख्त पर साथ बैठकर लिखा भी करते थे। हिंदी के प्रति रामविलास की निष्ठा और भक्ति शुरू से ही अटल रही। देखिएगा इस वाक्य में जो बताया जा रहा है इस परिच्छेद में, कि सब लोग मिलकर लिखते थे। और आपको याद दिला दे कि वो एमए के अंतिम वर्ष में थे, और यूनिवर्सिटी से लौटकर शाम को नित्य प्रति वो मेरे यहाँ पर आते हैं। नाश्ता, चाय, हुक्का, पान चलने लगता। गप्पे लड़ाते और दूसरे अंक के मैटर की योजनाएं बनाते। तो कभी कभी हम लोग एक तख्त पर साथ बैठकर लिखा भी करते थे। मतलब यहाँ पर आप सभी लोगों को एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम सब मिलकर कुछ कार्य कर सकते हैं, है ना? एक ही मंच पर हम सभी लोग अच्छा लिख सकते हैं, कोई वार्तालाप कर सकता है। ये आप लोगों पर छोड़ दिया है।
संडे एक्टिविटी के रूप में यदि आप लोग कुछ लिखना चाहते हो, कुछ भेजना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो स्वागत है बेटा आपका संडे एक्टिविटी के बीच में। आपको याद दिला दिया क्योंकि फिर से 3 दिन हम लोग आपकी मुलाकात नहीं होगी, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा और सीधे हम लोग मंडे के दिन मिल पाते हैं। इसलिए फिर से एक बार आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक संडे एक्टिविटी करके, आज यदि आप में से कोई नया जुड़ा हुआ है जिसने पुराने लेक्चर्स को नहीं सुने हैं, तो फिर से एक बार हम आपके सामने गुजारिश करते हैं कि संडे एक्टिविटी हमने बनाई हुई है। अब संडे एक्टिविटी आप सभी के लिए और हम सभी के लिए बिल्कुल खुली है। अब ऐसा प्रयोजन हमारा होगा कि आप लोगों में से कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा गीत गा सकता है, कोई अच्छी कविता को कर सकता है, कोई अपनी कथा को प्रस्तुत कर सकता है, कोई अपनी मेहंदी निकाल सकता है, कोई अपनी रंगोली निकालता है। तो जो भी बुक होगी आप उस बुक को ऐसे सामने रखिएगा और एक एक पेज को पलटते हुए आगे बढ़ाइएगा, तो जिस कारण हम और आप एक दूसरों को बातचीत करते समय, आपके चेहरे को बताते समय, हम आपको उनकी आपकी जो अंदर घटित आपकी जो कला है, सुप्त कला, उसे जागृत करने का सफल प्रयास करें। तो दोस्तों, हम सभी लोग एक ही तख्त के नीचे ऑनलाइन पेंडॉल में संडे के दिन मुलाकात हमारी होगी। यदि आपकी इच्छा होती है तो आप वैसे सैटरडे की नाइट में हमें कंफर्मली बता दीजिएगा। सब लोग जितने भी होते हैं FY, SY और TY, हिंदी में जितने बच्चों ने एडमिशन ले ली है, ऐसे सभी बच्चों का स्वागत है उस तासिका में। और उस एक्टिविटी में आप सभी लोग अपनी अपनी बहुत अच्छी खुशहाली से जो आपकी कला है, उस कला को विकसित करने के लिए आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। याद दिला दिया आपको, क्योंकि फिर से हम लोग ब्रेकआउट हो जाते, ब्रेकअप हो जाता है 3 दिनों का हमारा, और फिर से जुड़ जाते हैं मंडे के दिन। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, तो सैटरडे की नाइट में आप खुद होके कॉल कर दीजिएगा या आप खुद होकर हमें याद दिला दीजिएगा कि संडे का जो टाइम है या संडे की जो मीटिंग है वह वेबएक्स पर होने वाली है या जूम मीट पर। तो जूम मीट सही होगा ऐसा लगता है मुझे, तो जूम पर ही ले लेते हैं। तो ऐसी हमारी मीटिंग उस समय में होगी। आर यू रेडी नाउ? क्या आप? यस मैम। ओके, यस मैम। हाँ ठीक है। तो आप, हाँ जी प्रियंका। मैम टाइम आपको कॉल करके मैं बता दूंगी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे बता दीजिएगा समय। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक ही तर्ज पर साथ साथ बैठकर लिखा करते, तो ऐसा ही होगा बेटा जब हम लोग एक ऑनलाइन पेंडॉल में सब लोग एकत्रित हो जाएंगे। पूजा यदि कविता करती होगी तो प्रियंका को ऐसा लगता होगा कि नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो नेक्स्ट संडे तक वो भी कुछ कहानी को लिखकर, कुछ लघु कथा को, कुछ लघु नाटिका को लिखकर अपने सामने उसे लाने का प्रयास करेगी। अपने घर पर बैठिए, खुशहाली से रहिए, और जब तक हम लोग मैन्युअली एक दूसरे के साथ वार्तालाप नहीं करते हैं, ध्यान में रखिएगा बेटा, आपको और आपके पेरेंट्स को यह निश्चिंत होकर आप बताइएगा कि सर पापा जी ये जो लेक्चर्स हैं ये केवल अपनी एक्टिविटी को उजागर करने के लिए, इसका रिकॉर्ड हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत से बच्चियां डरती है कि हम यूट्यूब पर चले जाएंगे। तो आपको यदि ये डर होता है तो बेटा ये उस जूम मीट का कोई भी रिकॉर्ड हम लोग नहीं रख पाएंगे। आपको यदि आपका खुद का रिकॉर्ड रखना है तो आपके मोबाइल पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग नाम का ऐप होता है, वो उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा। तो अपने आप उस स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं, तो अपना जो हिस्सा है उससे आप लोग रिकॉर्ड अपने आप में कर सकते हो। आपकी यदि इच्छा होती है कि मैम आप इसका रिकॉर्ड करके रखिएगा, तो हमारे लैपटॉप में हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यह डिपेंड करता है आपकी सेंसिटिविटी पर, डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी पर, आपके परिवार की धरोहर पर। यदि आपका परिवार आपको यूट्यूब पर जाने के लिए मना करता है तो इसके लिए हम लोलुप नहीं है, आपको आगे ले जाने का हमारा प्रयास होगा। आपकी सुप्त कला गुणों को विकसित करना ये हमारा प्रयास है। हमारा विभाग, हमारा महाविद्यालय इसलिए अग्रसर रहता है। और चूंकि आपको पता है कि इस साल और अगले साल आप लोग 2 सालों तक हमारे साथ में रहते हो, तो हो सकता है बेटा कि आपको इस साल के पश्चात नेक्स्ट ईयर में जो यूथ फेस्टिवल होता है, तो उस यूथ फेस्टिवल में आप पार्टिसिपेट कर पाए, और उस पार्टिसिपेंट की तैयारी आपकी इस प्लेटफॉर्म से शुरुआत होगी।
यही मेरा परम उद्देश्य है और हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो कृपया आप लोगों के दिल और दिमाग में यदि ये डर बैठा है कि हम तो यूट्यूब पर चले जाएंगे, सारे लोग पब्लिक के लिए खुला कर देंगे, तो बेटा ये डर आपके दिल से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होगा। यदि आपकी इच्छा होती है तो हम उसका रिकॉर्डेड वीडियो करेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो को यूट्यूब पर डाले तो डाला जाएगा, अदरवाइज उसका रिकॉर्ड वीडियो भी नहीं होगा। चलते आगे, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। ओके, यस मैम। धन्यवाद। हिंदी के प्रति रामविलास की निष्ठा और भक्ति शुरू से ही अटल रही। कोई हिंदी के खिलाफ कुछ कह बर जाए, फिर भला वह विलास के व्यंग बाणों से बचकर जा ही कहा सकता है। देखिए दोस्तों कि जैसे हिंदी का हिंदी को हम अपना साहित्य का योगदान मानते हैं, हिंदी को हम अपनी रोजी रोटी मानते हैं, हिंदी में लिखते, हिंदी में बोलते, हिंदी में पढ़ते, हिंदी में पढ़ाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हिंदी के खिलाफ कैसे कुछ कह पाए और कैसे कुछ सह पाए? और ऐसा ही तो हुआ कि जब रामविलास की निष्ठा और भक्ति शुरू से अटल रहे हिंदी के प्रति, और जब हिंदी के खिलाफ कुछ कोई व्यक्ति बात कर देता है तो विलास के व्यंग भरे बाण बच नहीं सकते। व्यंग्यात्मक बातें वो इस प्रकार से कहते हैं कि कोई बच नहीं सकता। मतलब अब देखिए, ग्रामीण, आपको फिर से एक बात बता देते हैं कि देहाती जितने प्यार वाले होते हैं, जितना प्यार करते हैं, जितनी मीठी बोली उनकी होती है, जितने संस्कार होते हैं, जितने बोले भाले होते हैं ना, उतने ही वो शातिर भी होते हैं। उतने बोलने में उनकी जो जुबान होती है ना, वो बड़ी तेज होती है, ध्यान में रखिएगा। हम उनकी व्यंग्य बाणों से बचकर नहीं जा सकते हैं। मतलब आपको याद दिला दी फिर से एक बार, हमने बस की यात्रा आपके साथ करवा दी कि कैसे वो औरत अपने बच्चे के साथ बैठी, बच्चा छोटा सा, लेकिन उसको भी उसने परमानेंटली सीट दे दी है, जबकि उस बच्चे का किराया तक उसने नहीं काटा हुआ है। जब वो बच्चे का किराया नहीं दे पा रही है, लेकिन हम लोगों को बैठने के लिए सीट भी नहीं दे पाती है, और थोड़ा सा खिसक जाने के लिए कहते, तो कैसे व्यंग्य बाण हम पर बरसते हैं। तो ये खुद यकीन कर लीजिएगा, बस का प्रवास करते हुए आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हिंदी के बारे में बातचीत कोई करता है, हिंदी के बारे में कटु बातें जब करता है, तो ऐसे व्यंग्य बाणों से बचकर कोई नहीं जा सकता। स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ तक चकल्लस के कुकड़ू स्तंभ में रामविलास से बच न पाए। मतलब रविंद्रनाथ जी की बात यदि करते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ, तो जो रामविलास शर्मा जी के गुरु रहे, तो उन्होंने जब कुछ बातें कही चकल्लस के बारे में, तो बस रामविलास से वो बच न पाए। हिंदी साहित्य की उन्नति के संबंध में रामविलास की कल्पनाएं और जोश अपार था। रूस की पंचवर्षीय योजना पद्धति से स्फूर्ति लेकर विलास उन दिनों में भी अच्छा साहित्य लिखने की योजना बनाया करते थे। तुम्हें लिखोगे कक्कू, कक्कू मीन्स पड़ीस, पड़ीस जो है वो उपनाम के माध्यम से दिया गया, वो लिखेंगे। मैं इतने लेख तैयार करूंगा, नरोत्तम ये करेंगे। उच्चन मतलब कौन? स्वर्गीय बुद्धिभद्र दीक्षित बच्चों का साहित्य लिखेगा। अमृतलाल नागर, अमृत तुम एक प्रेस भी ले लो, चकल्लस के साथ ही साथ अपना प्रकाशन भी होना चाहिए। बस इसी तरह की कामकाजी योजनाएं बना करती है। मैंने प्रेस के लिए ऑर्डर भी दे दिया था। हर रविवार को गोष्ठी होती है अक्सर मेरे यहाँ, कभी कभी पढ़ीस और रामविलास की यहाँ भी। देखिएगा कि जब साहित्यकारों की बात चलती है, जब रचनाकारों की बात चलती है, तो रचनाकार अपने आप में कभी अकेले नहीं रहे, अपने आप में वो कभी निकम्मे नहीं रहे, अपने आप में वो कभी अकेले और निकम्मे की बात कर रहे हैं। हम कहें कि उनके लिए कोई संडे मनाने का अपना योगदान नहीं था। लेकिन जब हम इस प्रकार के व्यक्तित्व को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित ही तौर पर हमारे दिल दिमाग में यह प्रश्न उभर कर आता है कि क्या उनकी कोई फैमिली नहीं थी? क्या उनको अपने लिए संडे का दिन बचा कर नहीं रखना चाहते थे? लेकिन दोस्तों, जब इस प्रकार की एक्टिविटीज को ये लोग क्या करते थे, इस प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन करते थे, तो इन गोष्ठियों के माध्यम से कई नवयुवक तैयार होते थे। जैसे कि हमने अभी अभी आपको बताया कि एक संडे एक्टिविटी के दौरान हमारे बीच में कई राइटर तैयार हो सकते हैं, कई एक्टर तैयार हो सकते हैं। और जब एक्टर प्रोड्यूसर तैयार हो सकते हैं, राइटर है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, कोई अच्छी कलाकार हमारे सामने प्रस्तुति कर रहे हैं,